हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, लास्ट क्लास तक मैंने आपको क्या बताया था, डाई हैलो एल्केन या डाई हैलाइड्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें मैंने जेम डाई हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, जेम डाई हैलाइड के बाद एक बचता है विस डाई हैलाइड और एक बचता है आपका अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। पहले तो हम इनके विरेचन की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के बाद ये डाई हैलाइड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ट्राई हैलाइड और थोड़ा मतलब ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड और डाई हैलाइड, ये छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े टॉपिक नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं विसिनल डाई हैलाइड की या विस डाई हैलाइड के विरचन की। विस डाई हैलाइड का विरचन। ये रिएक्शन जो मैं अभी बता रहा हूं, ये सारी की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन्स में ना बहुत सारे रिएक्शन है। तो वहां पर ना हमारे पास क्या है कि हम कह सकते हैं कि अगर मुझे सेपरेट करना हो कि ये चीज आने वाली है, ये नहीं आने वाली है, तो ऐसा करने के लिए वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अगर कोई क्वेश्चन देना चाहूं तो मेरे पास तीन प्रेफरेंस है देने के लिए। एक तो आपका SN1 और SN2 है, एक केसीएन और एजीसीएन से रिएक्शन है, और एक KNO2 से और AgNO2 से रिएक्शन है। मतलब ये तीन ज्यादा बेटर क्वेश्चन है कंपेयर टू अदर कि हम अल्कोहल बना रहे हैं या ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो वहां पे ना हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं। लेकिन जैसे डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है क्वेश्चन को कि ये नहीं आएगा ये आएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही होती है सारी की सारी। कोई भी टॉपिक अगर आपको बहुत शॉर्ट में दिया गया है तो समझ लो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको दिया गया है। समझ में आ रही बात? तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्टिविटी वहां पर है। मोनो हेलो एल्केन बहुत बड़ा है, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ, एक अपना अपना आइडिया लग जाता है कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं भी मुझे नहीं भी याद हो तो मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपको ना एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, तो आप खुद कर सकते हो, RX+NaOH, उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर केसीएन और एजीसीएन से रिएक्शन की बात करें तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो पता चले एजीसीएन के साथ भी आपने साइनाइड बना दिया और केसीएन के साथ भी साइनाइड बना दिया। तो वो जहां पर डिफरेंस आता है ना थोड़ा बहुत, वो आपको ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे विस डाई हैलाइड का विरचन है, तो ये इसमें दो ही मेथड है विरचन के, तो वो दोनों मेथड आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला है एल्कीन द्वारा। ठीक है, पहला है आपका एल्कीन द्वारा। विस डाई हैलाइड का विरेचन कर रहे हैं, एल्कीन द्वारा कर रहे हैं, तो एल्कीन द्वारा हम कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ, या तो यहां पर आप Br2 ले लो या तो आप Cl2 ले लो। जनरली NCERT ने Br2 लिया हुआ है और RBSC ने Cl2 लिया हुआ है, तो आपकी इच्छा है, आप NCERT के अकॉर्डिंग Br2 लो, चाहे आप RBSC के अकॉर्डिंग Cl2 लो। आंसर आपका गलत नहीं है, क्योंकि हेलोजन की बात चल रही है। तो यहाँ पर विस डाई हैलाइड की बात की है मैंने, कोई विस डाई क्लोराइड की और या ब्रोमाइड की पर्टिकुलर बात मैंने नहीं की है। जब हम एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो इजी रिएक्शन है। एक सेल यहां ऐड हो जाएगा, एक सेल यहां ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया भी है एक बार, साल मेरे को पता नहीं है, एक साल आया है या आई थिंक 15 या 16 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, जितना मुझे ध्यान है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस टाइम पे क्या होता था ना, डाई हैलाइड अलग नहीं होता था, बस एल्किल हैलाइड का विरचन हुआ करता था, क्योंकि NCERT पैटर्न उस टाइम पे चलता था। हाँ, एक्चुअली एग्जैक्ट बात सही है। तो ये 17 से पहले की बात होनी चाहिए, क्योंकि 17 के बाद तो आपका RBSC पैटर्न लागू हो गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, जितना मुझे ध्यान है कि लिखा गया था कि क्या होता है जब एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं,
ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, आप लोग देख लेना, 15 या 16 का क्वेश्चन पेपर देख लेना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। एल्किन द्वारा के बाद हम बात कर सकते हैं ग्लाइकॉल द्वारा। अभी ग्लाइकोल के द्वारा भी ना हम विरेचन कर सकते हैं। अब ग्लाइकोल के द्वारा कैसे विरेचन करते हैं, पहले तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये रहा आपका CH2CH2, ये रहा OH और ये रहा OH। इसकी रिएक्शन ना हमें PCl5 से कर देनी है, और वो भी 2 PCl5 से करनी है। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि रिएक्शन बहुत ज्यादा होती हैं और बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे नजरिए से देखो, आपको एक चीज दिखेगी। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं कि ये PCl5 से ही जो रिएक्शन है ना, ये कितने टाइम आ चुके हैं आप खुद देखो। ये पहला चैप्टर है और ये तीसरी या चौथी टाइम PCl5 से रिएक्शन पूछ चुका है। तो यहां पर सबसे इजी चीज क्या होती है केमिस्ट्री में सबसे इजी चीज होती है कि एक रिएक्शन ना बार बार आती है। तो उस एक रिएक्शन को, अब जैसे मैं कहूं, जब मैंने आपसे मोनो हेलो एल्केन बनाने की बात की थी, तो आपको याद होगा मैंने आपके मोनो हेलो एल्केन बनाने की बात की थी, तो अल्कोहल की रिएक्शन जब कराई थी तो पहले मैंने HCl ZnCl2 से कराई थी, फिर डार्जन प्रोसेस भी करवाया था थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडिन की प्रेजेंस में, NaBr के साथ रिएक्शन करवाई थी अगर आपको याद आ रही हो, PCl5 के साथ भी रिएक्शन करवाई थी, याद आ रहा है। और PCl5 के साथ रिएक्शन पर क्या हुआ था, एक HCl एक POCl3 निकल रहा था और RCl बन जा रहा था, याद होगा आपको, ये तो कल भी बताया रिएक्शन। तो POCl3 HCl और RCl बन जाएगा, यानी कि एक POCl3 यहां से निकलेगा इसके साथ, और एक HCl यहां से निकलेगा, तो एक HCl यहां से भी निकलेगा, एक POCl3 यहां से भी निकलेगा, यानी कि जो अल्कोहल के टाइम पर एक मोल निकल रहा था वो यहां पर 2 मोल निकलेगा। वहां मोनो हेलो एल्केन बन रहा था, यहाँ डाई हेलो एल्केन बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट तो बनेगा आपका CH2Cl। अरे बात तो ये है ना, हमें प्रोडक्ट तो पहले ही पता है। मैं आपको सबसे फर्स्ट दिन से ही क्या बता रहा हूं, सबसे इजी क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे इजी चीज ये है कि हमें आंसर पता होता है, प्रोडक्ट हमें पता होता है, रिएक्टेंट हमें पता होता है, बस रिएक्शन किस वे में जा रही है ये हमें बताना होता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में हमें प्रोडक्ट थोड़ी ना पता होता है, वो तो हमें कुछ, जैसे फिजिकल का कोई क्वेश्चन आ गया तो अब हमें आंसर थोड़ी ना पता है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है, अनप्रेडिक्टेबल चीज को प्रेडिक्ट करना है हमें, यहाँ पर प्रेडिक्टेबल चीज को ही प्रेडिक्ट करना है। हमें पता है हम बनाने क्या वाले हैं, हम बनाने वाले बिस डाइहैलाइड, आपको पता है आप बिस डाइहैलाइड बनाने वाले हो, ग्लाइकोल से बनाने वाले हो, तो बात खत्म है ना। अब तो बस यही ध्यान रखना है कि किसके द्वारा बनाए, भाई ग्लाइकोल से हम कैसे ये बनाए। आपको ग्लाइकोल का फॉर्मूला आना, भाई फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, फिर तो केमिस्ट्री करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता है, आपको विस डाइहैलाइड पता है क्या होता है, तो बात खत्म है ना। इन दोनों OH को हटाना है, तो इन दोनों OH को हटाने के लिए कौन सा रिएजेंट लगने वाला है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, PCl5 लगने वाला है। तो यहां से क्या क्या रिलीज हो जाएगा, एक तो रिलीज हो जाएगा 2HCl और एक रिलीज हो जाएगा POCl3, एक नहीं रिलीज होगा, 2 होगा, ठीक है, मतलब एक टाइप कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2 मोल POCl3 के, 2 मोल HCl के निकल जाएंगे ना, कैसे निकले पता है ना आपको, O POCl3 और Cl यहां से H के साथ निकल गया और एक Cl यहां ऐड हो गया, ठीक है। ये तो रिएक्शन बता चुका हूं। तो बिस डाइहैलाइड कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। इसके बाद है हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विरेचन, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विरेचन। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का विरेचन, इसका विरेचन हम कैसे करते हैं, इसका विरेचन हम हुन्स-डीकर मेथड से कर सकते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया याद आ रही है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया हम किसके साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में क्या बनता है,
एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया ही हमें यहाँ पर यूज करनी है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर मोनो सिल्वर कार्बोक्सिलेट की जगह पर डाई सिल्वर कार्बोक्सिलेट बनेंगे। विष यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष आ जाएगा। विष वो विष नहीं, विष वाला विष आ जाएगा। विष बोले तो दो सिल्वर कार्बोक्सिलेट है ना, तो डाई सिल्वर कार्बोक्सिलेट कहेंगे तो गलत होगा। तो विष सिल्वर कार्बोक्सिलेट कह सकते हैं कि विष सिल्वर कार्बोक्सिलेट टाइप का एक यौगिक लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन हमें वहां Br2 से करते थे, यहाँ 2Br2 से कर देना है। किसकी प्रेजेंस में कर देना है, CCl4 की प्रेजेंस में। मुझे नहीं लगता अब मुझे कोई चीज बताने की जरूरत है। 2Ag यहां से, 2Br यहां से, क्या निकल जाएगा, 2AgBr। अब 4 Br में से 2 तो गए, 2 Br यहां जुड़ जाएंगे और 2 CO2 निकल जाएगा, 2 CO2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH2 CH2, इधर आ जाएगा आपका Br, और यहां आ जाएगा ये वाला CH2, ये वाला CH2, और ये आ जाएगा आपका Br। बना प्रोडक्ट। हुंस-डीकर अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर जब अगर हमारे पास हुंस-डीकर रिएक्शन आएगी तो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, वही वाली रिएक्शन करना। कौन सी वाली, जो स्टार्ट में मैंने बताई थी, RCOAG वाली, ठीक है। ये हुंस-डीकर रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर भी आपका डाइहेलाइड बन रहा है, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछता है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड बनाने की विधि लिखिए, तब तो आप ये लिख देना। अगर वो केवल हुंस-डीकर रिएक्शन पूछता है तो वही वाली रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मैंने डाइहेलाइड के विरेचन किए हैं, इसमें से कितनी ऐसी रिएक्शन थी जिसको आपने पढ़ा नहीं था मोनो हेलो एल्केन में। कोई ऐसी रिएक्शन थी जिसको आपने नहीं पढ़ा, सब रिएक्शन सेम थी, सारी की सारी रिएक्शन सेम तो थी, है कि नहीं। कोई ऐसी रिएक्शन थी नहीं। इससे पहले वाली रिएक्शन में ग्लाइकोल की रिएक्शन PCl5 से कर दी, अब एल्कीन की रिएक्शन Cl2 से कर दी, बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। उससे पहले वाली में आपने देखा होगा मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था जेम डाइहेलाइड में बनाने पे। तो ये सारी के सारी रिएक्शन ना क्या है, एक जैसी होती हैं। बस हमें क्या करना है, इनको एक साथ क्या करना है, पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि आज मैं मोनो हेलो एल्केन पढ़ूंगा, कल मैं डाई हेलो एल्केन पढ़ूंगा, बाद में मैं ये पढ़, नहीं। अगर आज आप डाई हेलो एल्केन पढ़ रहे हो तो मोनो हेलो एल्केन को भी पढ़ो, तो साथ में देखो, अरे ये रिएक्शन तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं कर लूंगा इस चीज को। तो जब आप ना एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो, एक साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, तब जाकर के आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, डाइहेलाइड बनाने के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई नई रिएक्शन याद करने की जरूरत है। जो पुरानी रिएक्शन है उसी को याद करके आपको उसको नई रिएक्शन का रूप दे देना है और आप डाइहेलाइड बना दोगे। अब डाइहेलाइड के भौतिक गुणों की बात करने वाले हैं और उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं की बात इसमें करूंगा, ठीक है। भौतिक गुण की बात करते हैं डाइहेलाइड के। तो मैंने आपको पहले कहा है कि जनरली क्या होते हैं, भौतिक गुण से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इतनी ज्यादा कुछ पूछने वाली चीज नहीं होती। लेकिन मोनो हेलो एल्केन में भौतिक गुण से क्वेश्चन पूछने लायक बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता हूं, वहां पे मैंने आपको बताई थी, 3 अलग अलग कंडीशन बताई थी, याद होगा आप लोगों को, है कि नहीं है। अब यहाँ पर भौतिक गुण क्या है, यहाँ पर तो भौतिक गुण बहुत ईजी है। क्या हमें क्या क्या देखना होता है भौतिक गुण में, एक तो अवस्था देख लो, अगर रंग प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आपको याद हो सकता है तो रंग देख लो, गंध अगर ध्यान में हो तो गंध लिख लो, और लास्ट में आप लोग क्या लिख सकते हो, विलयता लिख सकते हो। और क्वथनांक के बारे में अगर कुछ चीजें दी गई हो तो लिख लो, नहीं दी गई तो छोड़ दो, ठीक है। अवस्था कैसी है इसकी, द्रव है। डाइहेलाइड जो होते हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। रंग कैसा होता है, रंग होता है इनका रंगहीन। गंध क्या होती है, मीठी या मधुर गंध वाले होते हैं। और विलेयता में मैं आपको बता देता हूं, जल में तो ये अविलेय होते हैं, ठीक है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, जल में विलेय नहीं है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक जो विलायक होते हैं, उन कार्बनिक विलायक में ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं, ठीक है। जल में तो अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में ये क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई क्वेश्चन पूछने लायक है, तो डोंट थिंक इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, अगर एग्जामिनर 4 नंबर का
हमें से एक चीज ना आपको आनी चाहिए, जब आप लोग एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो बोर्ड के, तो उससे पहले पूरा साल मिलता है आपको पढ़ने के लिए, तो उस पूरे साल में आपको यही तो सोचना होता है कि इंपॉर्टेंसी क्या है। आपके पास 4 नंबर का ये चैप्टर है, 4 क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछने हैं, तो ये वाले क्वेश्चन क्यों पूछेगा? समझ में आ रही बात? क्या डाई हाइलाइट में क्वेश्चन पूछने के लिए कमी है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपसे प्रिपरेशन मेथड वो पूछने वाला है तो आप एक चीज देख लो, क्या वो डाई हाइलाइट के प्रिपरेशन मेथड पूछने वाला है? तो अगर उसे डाई हाइलाइट के प्रिपरेशन मेथड पूछने, तो मोनो हेलो एल्केन्स में खूब सारे प्रिपरेशन मेथड सेम है, तो वो फिर मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सेम क्वेश्चन है तो सेम में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि वो हुंस डीकर वहां भी पूछ लेगा और यहाँ भी आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ ले, डाई हेलो एल्केन का विरेचन बताइए, वो भी अल्फा ओमेगा का। ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना वो 2 बार पूछ लेगा। समझ में आ रही बात? तो प्रिडिक्शन करना बहुत जरूरी है। अब आपको अगर मोनो हेलो एल्केन के विरेचन पता है तो डाई हेलो एल्केन के विरेचन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार देखो और लिंक कर दो कि भाई इसमें एक आ रहा है, इसमें मैं ऐसे CH2 करके COAG 2 बार लगा के 2Br2 से रिएक्शन कर दूंगा, ऐसे इसको बनाऊंगा, फिर PCl5 में 2 PCl5 ले लूंगा, ग्लाइकोल ले लूंगा, प्रोडक्ट बना दूंगा। यही तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिकल रिएक्शन कैसे, केमिकल रिएक्शन से क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी से तो नहीं आते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन क्यों देगा कि जल में विलय है कि अविलय है? ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर पढ़ा क्यों रहे? पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए आपको ये चीजें, है कि नहीं? अब देखो, ऐसा हम किसी का दिमाग तो पढ़ नहीं सकते हैं, अब एग्जामिनर का अपना अपना माइंड है, क्या पता दे दे, अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना। लेकिन जहां तक चांसेस की बात है तो केवल 1% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, जबकि आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हो। कैसे? अभी बताता हूं, देखो मैं केमिकल रिएक्शन बताऊंगा तो आपको अपने आप प्रिडिक्ट हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी, और क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो आप खुद ही प्रिडिक्ट करना कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन में से एग्जामिनर को सिलेक्ट करना हो कि मुझे क्वेश्चन देना है, तो वो किस में से क्वेश्चन देगा। अब केमिकल रिएक्शन में ना सबसे पहली रिएक्शन है आपकी जल अपघटन, ठीक है। जलीय केवच के द्वारा हम इसका जल अपघटन करते हैं। तो जब डाई हैलाइडों का जल अपघटन किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? एक्वस केवच के द्वारा, एक्वस केवच। अब आपको शायद ही इसका आंसर पता ना हो, क्योंकि एक्वस नाम आने का मतलब है कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? अल्कोहल में हो जाएगा, बस बात खत्म है ना। अब क्या अल्कोहल ही बना रहेगा? ऐसा भी नहीं है, प्रोडक्ट आगे भी जा सकता है। यही तो क्वेश्चन की डिमांड है, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन में से क्वेश्चन देना हो तो वो कौन सा क्वेश्चन देगा, आप खुद देख लो, ठीक है। जेम डाइहैलाइड की बात करते हैं, R सिंगल बॉन्ड CH और ये 2 X यहां होते हैं, और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कर देनी है? जलीय KOH के साथ कर देनी है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहां से 2KX रिमूव हो जाएगा और ये 2OH यहां ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड CH, ये आ जाएगा आपका OH और ये आ जाएगा OH, ठीक है। अगर आपको 11th क्लास में रिएक्शन याद हो, एल्कीन वाली रिएक्शन मैंने बताई थी आपके H2SO4 HgSO4 के साथ रिएक्शन होते, एल्कीन की नहीं होते, एल्काइन की होती है। अब जाकर के पीछे देखना, वहां कहीं पर मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप एक साथ जुड़े होते हैं, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ जुड़े हुए OH OH, तो ये अनस्टेबल स्पीसीज होती है। ये अनस्टेबल स्पीसीज होती है, अनस्टेबल है ये। और अगर ये अनस्टेबल है तो यहां से क्या होता है, एक OH और एक H रिलीज होकर के क्या निकल जाता है? -H2O, ठीक है। अब यहां से निकल जाएगा आपका -H2O, और -H2O निकलेगा तो ये बन जाएगा आपका OH, H निकल रहा है ना, तो ये बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड CHO। CH बोले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। दिस इज एल्डिहाइड। क्या ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है? अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक्वस केवेच आ गया तो बच्चे का दिमाग क्या होता है कि 2KX निकाल देगा यहां से और ये बना करके छोड़ सकता है। तो एग्जामिनर इसी चीज को तो देखता है कि स्टूडेंट को ये मेथड पता है आगे वाला कि नहीं पता है।
आप इसको निकाल करके छोड़ के रख दोगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको देना जरूरी होता है, एल्डिहाइड बनता है। तो अगर टर्मिनल कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ये कौन है, जेम डाइहैलाइड है, याद है ना। तो जेम डाइहैलाइड का जब हम जल अपघटन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है अगर आपके हैलोजन क्या है, टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर बीच वाले कार्बन से जुड़े हों दोनों के दोनों हैलोजन ऐसे, तो शायद अब आपको अच्छे से पता है क्या होने वाला है। जब हम इसकी रिएक्शन 2KOH से करेंगे, वो भी एक्वस से, तो क्या होगा, यहां OH जुड़ेगा, यहां OH जुड़ेगा। ठीक है, बना के देख देते हैं इसको। यहां OH जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आ जाएगा OH, नीचे आ जाएगा OH, यहां आएगा R। अब आगे देखो, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, H2 रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो जेम डाइहैलाइड का जब हम जल अपघटन करते हैं तो एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन बनता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर को इसमें से रिएक्शन देनी है तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है जो देने लायक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिस डाइहैलाइड की बात करूं कि भाई बिस डाइहैलाइड की रिएक्शन जब हम क्या करेंगे 2KOH से करेंगे एक्वस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां से 2KH रिमूव हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH2OH। ये तो बन गया आपका ग्लाइकोल। अगर आप लोग सोचने वाले हो कि सर यहां से OH और H निकलेगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तो ग्लाइकोल है, अलग अलग कार्बन पर है ना, दोनों के दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पर होंगे तब अनस्टेबल है, अलग अलग कार्बन पर अनस्टेबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को कहूं कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन है जो ज्यादा प्रीफर कर सकता है एग्जामिनर देने के लिए, तो आप खुद सोचो। यहां तो आप ऐसे ही आंख बंद करके प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक्वस KOH है, हेलोजन हटाएगा OH जोड़ेगा। कि यहां आपको ध्यान रखना है कि OH जुड़ने के बाद भी आगे स्टेप जाएगा। अब जैसे मैंने विस डाइहैलाइड के साथ किया, वैसे अल्फा ओमेगा के साथ करूंगा तो यही तो बनेगा। अल्फा ओमेगा में क्या होगा, एक CH2 और बढ़ा करके OH जोड़ देना, बस। समझ रहे हो बात को भाई? अल्फा ओमेगा में क्या होगा, यहां से X हटा देना, CH2X लिख देना, तो XS की जगह OH ही आएगा ना, तो वहां पे भी डाई अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे भी डाई अल्कोहल, वहां पे भी डाई अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पर बिस डाइओल है, वहां पर वही अल्फा ओमेगा डाइओल बन रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है ना। तो जल अपघटन हो गया। जल अपघटन के बाद विहाइड्रोहैलोजनीकरण। देखो ये कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी पूछ लेता है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अच्छा, नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। विहाइड्रोहैलोजनीकरण जो होती है ना, वो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया ही आपकी क्या होती है, बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। वहां पे मैं थोड़ा बताना भूल गया था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर बता दे रहा हूं। तो जहां पर मैंने आपको बीटा विलोपन अभिक्रिया पढ़ाई है ना, वहां पे आप विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी लिख देना। ठीक है, बीटा विलोपन अभिक्रिया है तो किसके साथ होने वाली है, एल्कोहलिक KOH के साथ। और एल्कोहलिक KOH के साथ होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप समझ ही चुके हो क्या बनेगा। देखो सबसे पहले जेम डाइहैलाइड की बात करते हैं। ये रहा CH, ये रहा X और ये रहा X, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब हम पहले एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो यहां से X जाएगा, यहां से H जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, एंड फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन KOH से करेंगे एल्कोहलिक से, तो फिर से वही रिएक्शन होगा, यहां से निकलेगा X, यहां से निकलेगा H। बताने की जरूरत नहीं है ना, अरे एक KS निकलता है और एक निकलता है आपका H2, तो एक H2 निकलेगा, एक KH निकलेगा। वैसे यहाँ पे एक KH निकलेगा, एक H2 निकलेगा। ये रिएक्शन तो करवा चुका हूं मैं आपको पहले भी। तो यहां से X निकला, यहां से H निकला, तो ये बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप समझ गए हो क्या बनेगा, एल्काइन। जब हम डाइहेलो एल्किन, चाहे हम जेम डाइहैलाइड ले लें, जेम डाइहैलाइड ले लें, या आप विस डाइहैलाइड ले लो, तो विस डाइहैलाइड कैसे लोगे आप लोग, ये लोगे CH2 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा X,
और इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, KOH के साथ। कौन से KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो पहले तो यहां से KX निकलेगा, यहां से HOH निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड X डबल बॉन्ड CH2। अब आगे यही तो रिएक्शन हो गई, ये आगे सेम, तो इसमें भी एल्काइन बन जाएगा, इसमें भी एल्काइन बन जाएगा, लेकिन वहां पर डाई एल्किन बनेगा। अगर ये अल्फा ओमेगा की बात कर रहा है तो अल्फा ओमेगा में प्रोडक्ट की कंडीशन अलग हो जाएगी। अब तो आप लोग निकाल सकते हो, देखिए आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया है। दोनों कौन कौन सा दिया गया, जेम डाई हैलाइड दिया गया, विस डाई हैलाइड दिया गया। अरे ये रिएक्शन यही तो है, अब सेम तो है प्रोडक्ट, यहां से ये होगा, KOH की रिएक्शन कराओगे एल्काइन बन जाएगा। तो जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड क्या बनाते हैं, आपके एल्काइन बनाते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण पर। वैसे अल्फा ओमेगा आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन अगर दे भी देता तो कोई बड़ी बात नहीं है, काफी इजी है। यहाँ से X रहता, यहाँ पर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ माना कि इसने X ले लिया, तो सबसे छोटा वाला यही है, तो डाइईन बनता है। इसमें क्या बनता है, डाइईन। तो यहाँ पर वैसे तो एलिन बन जाएगा, कैसे, एक X यहाँ से निकलेगा, फिर H यहाँ से निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर X यहां से निकलेगा, H यहां से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। बना लोगे प्रोडक्ट, ठीक है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण के बाद आता है आपका विहैलोजनीकरण। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा बताना भूल गया था, इसमें V का मतलब क्या होता है। देखो V का मतलब होता है यहाँ पे हटना, ठीक है। तो इससे पहले क्या कर रहे थे हम, इससे पहले कर रहे थे हम हाइड्रोहैलोजनीकरण, यानी कि V मतलब हटना था, किस किस का, हाइड्रो का और हैलोजन का। तो हाइड्रोजन और हैलोजन का हटना था, वहां पर आपने देखा होगा, एक हाइड्रोजन हट रहा था, एक हैलोजन हट रहा था। यहां पर मैंने लिखा है विहैलोजनीकरण, मतलब यहां पर हटेगा, लेकिन कौन हटेगा, हैलोजन हटेगा। और विहैलोजनी कारक जो है वो हमेशा याद रखना जिंक होता है। अगर आपको किसी भी यौगिक में से हैलोजन हटाना है तो आपको वहां पर किसकी रिएक्शन करानी है, जिंक की रिएक्शन करानी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। और अगर आपको हाइड्रोजन और हैलोजन को एक साथ हटाना है तो आपको एल्कोहलिक KOH लेना है, ठीक है, ठीक है। तो जिंक की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विहैलोजनीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले जेम डाई हैलाइड का करेंगे। तो जब हम जेम डाई हैलाइड का विहैलोजनीकरण करते हैं, ये रिएक्शन आपके सिलेबस में दी गई है, 2Zn के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी, बस एल्कीन बन जाएगा। यहां से 2ZnX रिमूव होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत क्या थी, एक ही मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिया गया। तो एक ही मॉलिक्यूल ऐसे नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जो X है ना वो एक ही कार्बन पर होते हैं, और अगर एक ही कार्बन से दोनों के दोनों X हट गए तो ये ना तो बॉन्ड बना सकता है, यहां पर सीधा सीधा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि Zn अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ। तो यहां पर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज आने के कारण रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। कार्बिन तक तो ठीक है, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाते हैं, इसलिए यहां पर क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करते हैं जेम डाई हैलाइड के। लेकिन अगर यही रिएक्शन में विस डाई हैलाइड के साथ करूं, यही रिएक्शन अगर मैं विस डाई हैलाइड के साथ करूं, तब आपको केवल और केवल एक ही Zn लेने की जरूरत है, 2 लेने की जरूरत नहीं है। यहां से निकल जाएगा X और यहां से निकल जाएगा Zn, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जेम डाई हैलाइड तो डबल संख्या वाले कार्बन वाला एल्कीन बनाता है, डबल संख्या युक्त कार्बन वाले एल्कीन बनाता है, और विस डाई हैलाइड सेम संख्या वाले कार्बन वाले एल्कीन बनाता है। यानी कि अगर 2 कार्बन मौजूद हैं विस डाई हैलाइड में तो 2 कार्बन वाले ही एल्कीन बनाएगा।
अगर जेम डाइहैलाइड की बात करें तो जेम डाइहैलाइड में आप जितने कार्बन लोगे उसके डबल संख्या के कार्बन आपके एल्किन में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक साथ रिएक्ट करते हैं। अब अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, अल्फा ओमेगा। अगर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड दे दिया जाए आपको, क्या दे दिया जाए, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड दे दिया जाए विहेलोजनीकरण में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। कैसे हो जाती है वो बताता हूं आपको। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इतने से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे स्ट्रेन हो जाएगा ना, इसमें रिंग में स्ट्रेन हो जाएगा। थोड़ा बड़ी वाली रिंग बनाता हूँ, जो आपकी बुक में बनाया गया वही बना देता हूँ, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ इसने X लिख दिया, ये आपकी बुक की रिएक्शन है, इसलिए इसी को बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेफरेंस इसी को देना आप लोग। जब हम Zn की रिएक्शन करते हैं ना, किसके साथ, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के साथ, तो साइक्लोएल्केन बनता है। क्या बनता है, साइक्लोएल्केन। कैसे, यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से Zn निकलेगा, तो ये तो निकल जाएगा आपका ZnX2। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बनेगा तो ये बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ से भी X निकला था, यहाँ से भी X निकला था, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। इसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटेन बनाता है। अब अगर आपसे पूछा विहेलोजनीकरण, जेम डाइहैलाइड क्या बनाते हैं, डबल नंबर के कार्बन वाले एल्किन बनाते हैं। और विस डाइहैलाइड क्या बनाते हैं, जितने कार्बन है उतनी संख्या के एल्किन उतनी संख्या वाले कार्बन के एल्किन बनते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या बनाता है, तो आप लिखोगे साइक्लोएल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाइहैलाइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ट्राइहैलाइड वाले पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।